हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रत्नात्रया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट जो कि 9 नंबर का है, ओके, जिसका पार्ट 1। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विच इज़ विथ रेफरेंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट सब नेशनल यूनिट derives their power from the constitution. Is it true? No, it's not correct because there is asking about the form of government and यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट की बात की गई, ओके। सो अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं, सो दिस सब नेशनल यूनिट डिराइव देयर, इसका पावर कहाँ से डिराइव किया जाता है? सो नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन से इसका पावर ड्राइव नहीं किया जाता है, इट्स डिराइव बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज इन अ federal government powers are distributed by the constitution and cannot be unilaterally altered by the center. Yes, it's a correct statement क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में यही होता है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज a confederation is stronger than a federation in terms of central authority. No, it's not correct because confederation is not weaker than a federation in terms of central authority, okay. So answer will be option number B, only 2 statement is correct. Next question is with reference to double jeopardy, consider the following statement. जब डबल jeopardy के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट वन इज अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट अ पर्सन फ्रॉम अ डबल jeopardy. नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज ये आर्टिकल 22 नहीं है, इट्स 20। आर्टिकल 20 टॉक अबाउट दी within itself 3 important doctrines known as doctrine of ex post facto law, double jeopardy, and prohibition of self-incrimination. Okay, so first statement is incorrect and अगर हम second statement की बात करते हैं एंड इसी में हम बात करते हैं डबल jeopardy के, तो यह आता है आर्टिकल 20 क्लोज 2 में, जिसमें बात किया जाता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ओके। कोई भी पर्सन है उसको एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज डबल jeopardy is a procedural defense that prevents an accused person from being tried again on the same charges. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer will be option number B, only statement 2 is correct, okay. Next question is consider the following statements. Following is correct. Following statement is correct regarding the Supreme Court power to hear leave petition. स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में पूछा है सुप्रीम कोर्ट को, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज it is a non-conventional tool invented by the Supreme Court and has no basis in constitution. Is it true? No, it's not correct because special leave petition के बारे में आर्टिकल कितना में दिया गया? 136 में इट्स मेंशन, और यहाँ पे क्या नो बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है ऑलरेडी, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड आर्टिकल 136 talk about the any person aggrieved by any judgment, degree, discrimination or order in any cases or matters passed on or made by the court or tribunal of the territory of the India, okay. So first statement is incorrect regarding a special leave petition. Next one is on the matters of heinous crime, it is mandatory for the Supreme Court to hear special
लीव पिटिशन, नो इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है कि कोई हीनियस क्राइम करके गया है लाइक सच एज रेप मर्डर और उसको स्पेशल लीव पिटिशन कंसिडर मिल जाए. ओके, सो फर्स्ट statement second is also, sorry, option B is also incorrect. Next one is it can be issued against order passed by tribunal constituted under any law relating to the armed force. Is it true? Yes, it's a correct one. And नो सॉरी, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इसकी अगर हम बात करते हैं ये आर्म्ड फोर्स वाले, तो इट कैन नॉट यूज्ड अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ. सो ये नहीं कर सकता. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी, option C is also incorrect. So option D is there is a prescribed limited time before a special leave petition can be filed. Yes, ये 60 days का होता है. ओके, 60 days का टाइम लिमिट होता है. So answer is option number C is correct one. Okay, let's come to the next question, which is Gostani, Upeteru and Vashisht recently seen in news related to, ये क्या है? गोस्वामी, उतेस्तु and Vashisht. First one is river in Andhra Pradesh identified among the most polluted due to the untreated sewage discharge. Yes, option number A is correct answer for this question. Next question is in the context of Indian polity, which of the following feature signify that India is republic? Okay, कौन सा फीचर सिग्निफाई करता है कि इंडिया रिपब्लिक है? सो फर्स्ट, और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. इज इट ट्रू? ये कैसे ये करता है कि ये रिपब्लिक है? इट मीन्स प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इन आर्टिकल 54. ओके, ये 54 में मेंशन है. एंड इट इज़ नॉट हेरिडेटरी. ओके, सो नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज नो हेरिडेटरी रूल एग्जिस्ट हेयर. येस, इट्स ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ये रिपब्लिक जो इंडिया एबॉलिश करता है प्रिंसली टाइटल्स एंड प्रिविलेजेस पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 1971 में. एंड द रिपब्लिक रिजेक्ट करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की और हेरिडेटरी सक्सेशन. So first statement is, sorry, second statement is also correct. Next one is, if we are talking about the fundamental duties are enshrined in the constitution. No, fundamental duty एक ड्यूटी है. ओके, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एंड सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द रिपब्लिक का ये फीचर नहीं है. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, सो ये पार्ट 4A में है एंड आर्टिकल 51A में आता है. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक इलेक्शन आर हेल्ड. इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो इलेक्शन है वो फीचर करता है डेमोक्रेसी को, ना कि रिपब्लिक को. ओके, सो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number B, only statement 1 and 2 is the correct one. Next question is the National Legal Service Authority is established in pursuance of. Okay, National Legal Service Authority जो है वो establish हुआ है in this pursuance of किसके? So DPSP से chapter of fundamental right, fundamental duty, integrated judiciary. So answer for this question is option number A, which is directive principle of state policy. Okay, so अगर हम इसकी बात करते हैं DPSP की, तो ये किस में आता है? So DPSP comes under the part 4 of the Indian Constitution, जिसमें कि पार्ट आर्टिकल्स कितना से 36 to 51 आते हैं. एंड अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो वो पार्ट 4 में है, सॉरी पार्ट 3 में है, जिसमें आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं? सो 12 to 35. एंड फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो वो पार्ट 4A में आता है, जो कि आर्टिकल 51 में A का है. एंड अगर हम नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी. ओके, सो
Answer will be option number A is correct, related to the National Legal Service Authority is established in pursuance of. Okay, so let's come to the next one, which is the concept of sovereignty in political system is best understood as. So first statement is the ability to state the maintenance of. First statement is the ability of a state to maintain economic independence from global market. No, ये sovereignty के नहीं है. So absolute power of the state to enforce law without external interference. Yes, option number B is the correct one. And अगर हम sovereignty की बात करते हैं, so there are independent power of the state like making law, enforcements of those laws, administer justice, and conduct foreign relations without any external forces or interference. Okay, so answer will be option number B. Let's come to the next question, which is brucellosis recently seen in news, which news due to the outbreak of livestock and high risk human population in India is caused by the infectious of. ये किसके इन्फेक्शन से? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ बैक्टीरिया. एंड अगर ब्रुसेलोसिस की बात करते हैं तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा. ओके, एंड इसमें अगर हम बात करते हैं सो इसके कुछ सिम्टम्स है लाइक फीवर, फैटिक, जॉइंट एंड बैक पेन एंड वेट लॉस. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं इट्स अ जूनोटिक डिजीज. ओके, जूनोटिक डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि जानवरों से फैलने वाला जो बीमारी है या डिजीज़ है उसको जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ इट इज़ a form of government in which religious authorities or religious principles hold the ultimate power and authority over the state and its policies. In this form, the government, religious leaders, or a particular religious institution govern the country, and the law and governance are based on the religious doctrine or scriptures. The above paragraph best describe which of the following. So answer for this question is option number A. It talks about the theocracy. Okay, and अगर हम अदर बात करते हैं which is plutocracy. Plutocracy में क्या होता है? बेसिकली इट इज़ रूल्ड बाय द रिच पीपल. ओके, रिच पीपल के द्वारा रूल किया जाता है. नेक्स्ट वन इज ऑटोक्रेसी. एंड ऑटोक्रेसी में क्या होता है? सो हैविंग एब्सोल्यूट कंट्रोल और पावर विदाउट एनी अदर इंटरफेरेंस और लिटिल वन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या होता है? जैसे कि आपको पता है इट्स अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, इलेक्टेड बाय द पीपल लाइक इंडिया. ओके, सो आंसर विल बी थियोक्रेसी, विच इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉट मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू. ये जो मिशन है SCOT स्कॉट, वो रिसेंटली न्यूज़ में हो, किससे रिलेटेड है? सो फर्स्ट वन इज क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन इन अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नो, इट्स नॉट करेक्ट. कमर्शियल डीप सी माइनिंग ऑपरेशन. नो. स्पेस डेब्रिज space debris tracking and space situational awareness. Yes, option number C is the correct one. And ये स्पेशली कहाँ पे इसको प्लेस किया जाएगा? सो इट्स प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. And first one is statement 1. In constitutional monarchy, the monarch has no real power. Is it true? Yes, it's a correct statement. Constitutional monarchy में constitution की चलती है but monarchy नाम का बस रहता है. ओके, उसके पास कोई real power नहीं होता है. So first statement is correct. Next one is all laws are passed by the royal decree with legislative oversight. Is it true? No, it's not correct because अगर हम इसकी बात करते हैं all laws are passed by the royal decree of legislative outside. सो रॉयल डिग्री बेसिकली होता है एब्सोल्यूट मोनार्की. फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में, नॉट विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम. ओके, सो इसमें क्या होता है कि
In constitutional monarchy, laws are passed by the parliament. The monarchy may formalize assent to bill, but this is a symbolic and automatic, not real executive power. Okay, so ये जो power है वो नाम नाम के बस constitutional monarchy में monarch के पास रहता है. Okay, so statement second is incorrect. So answer will be option number C. Statement 1 is correct, but statement second is incorrect. Okay. Next question is consider the following statements related to. First one is class legislations are allowed under the Indian Constitution. Is it true? No, it's not correct because class legislation not allowed in the Indian Constitution. Next one is the Article 14 permits reasonable classification of persons, object and transaction by law. Yes, it's a correct one. So answer will be option number D. Statement first is incorrect, but statement second is correct. Okay. Next one is consider the following statements. Which of the following statement is correct? वो पूछा गया है. So which statement is correct? So first statement is the Supreme Court has exclusive original jurisdiction in disputes arising out of the pre-constitutional treaty. Is it true? No, it's not correct because यहाँ पे कहीं पे एक्सक्लूसिवली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. अंडर आर्टिकल 143 की अगर हम बात करते हैं 143 जिसमें की बात किया गया neither the Supreme Court nor the other court shall have jurisdiction in any dispute arising out of the any provision of a treaty, agreement, engagement, sanad or similar instrument which was enacted into or executed before the commencement of the constitution. So first statement is incorrect. Next one is disputes between state with a common high court can be adjudicated by the respective high court. Is it true? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ये हाई कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाता है. इट्स डन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट अंडर आर्टिकल 131. ओके, नेक्स्ट वन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर मे बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाय अ वे ऑफ अपील. इज इट ट्रू? येस, इट्स अ करेक्ट वन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ओनली 3 statement is correct. Only statement 3 is correct. Okay, next question is which of the following fundamental right is available only to citizen of India and not to the foreigner. ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि ओनली सिटीजन्स के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए प्रोवाइडेड है बट फॉरेनर के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया. सो फर्स्ट वन इज अगर हम बात करते हैं ऐसे कितने आर्टिकल्स हैं जो कि ओनली सिटीजन्स के लिए है, विच इज़ आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30. टोटल 5 आर्टिकल है जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए ओनली है, फॉरेनर के लिए नहीं है, जो कि फंडामेंटल राइट है. ओके, फंडामेंटल राइट सभी को आपको पता है कि अभी मैंने बताया था आर्टिकल पार्ट 3 में आता है आर्टिकल 12 to 35. ओके, जिसमें कि यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा नहीं है और कौन सा फॉरेनर के लिए नहीं है. सो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस. सो इट्स ये फॉरेनर्स के लिए भी है बिकॉज इट्स कम्स अंडर द आर्टिकल 20. ओके, ये आर्टिकल 20 है जो कि इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है. नेक्स्ट वन इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. आप कोई दूसरे कंट्री से आके अपना रिलीजियस अफेयर मैनेज कर रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये भी फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है जो कि अंडर 26 आर्टिकल में आता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नो, इट्स ओनली फॉर द इंडियन. और ये कौन सा आर्टिकल में? इट्स कम्स अंडर द आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन ओनली. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. इट्स फॉर बोथ. अब ऐसा थोड़ी है कि फॉरेन से कोई यहाँ पे रहने आया है इंडिया में तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है. सो और ये कौन सा आता है? आर्टिकल 21A में. ओके, एंड अगर आर्टिकल 21A की हम बात करते हैं तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था 2002 में. ओके,
So answer for this question is option number C is correct one. Okay, next question is, एंड अगर हम इसी में बात करते हैं कि 15 में क्या है आर्टिकल में, सो 15 विच इज़ अ fundamental right we talk about the prohibition of discrimination on grounds of religious, race, caste, sex or place of birth, and another article 16 talk about the equality of opportunity in matters of public employment, protects of 6 rights. Okay, and अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, इट्स टॉक्ड अबाउट द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन. ओके, एंड अगर हम वही आर्टिकल 29 की बात करते हैं, टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, एंड आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट द right of minority to establish and administer educational institutional, which is this one, option number C. Okay, let's come to the next question, which is the word Bharat is mentioned in which of the part of the Indian Constitution? It comes under the part 1 of the Indian Constitution. It's talk about the article 1 to 4 comes under part 1, and it's talk part 1 is basically union and its टेरिटरी. ओके, जिसमें आर्टिकल 1 ही है जो कि ये बात करता है इंडिया, दैट इज भारत. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड अगर हम अब पार्ट 3 की बात करते हैं, ये बात करता है फंडामेंटल राइट की, जिसमें कि पार्ट 3 है एंड आर्टिकल 12 to 35 के अंडर, एंड दिस पार्ट 20 टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स which article is 368. Okay, and part 2 talk about the citizenship. Okay, so answer will be option number B. Let's come to the next question, which is consider the following statements. Which of the following above statement is correct? Okay, so first statement is, in India the passport which serve as a proof of citizenship to grant by the Home Minister. Is it true? No, it's not granted by the Ministry of Home Affairs. It's granted by the Ministry of External Affairs. Okay, so first statement is incorrect. Next one is, in India the passport is normally not valid more than 5 years from the date of issue. Is it true? No, it's also incorrect because it's 10 year. Okay, and अगर हम 5 year की बात करते हैं, 5 year for the माइनर्स. ओके, ये माइनर्स के लिए होता है, या तो माइनर्स का 5 ईयर हुआ हो या फिर 18 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर डन. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बिकॉज बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री की बात की गई है, एंड देयर इज आस्किंग अबाउट द करेक्टली मैच वन. Okay, so which one is correctly matched? So first statement is types of government and country. So first statement is constitutional monarchy, Japan, correct. जिसमें constitution सारा जो इंस्टीट्यूशन है वो संभालता है, बट मोनार्की बस राजा नाम का होता है. फॉर एग्जांपल जापान. प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ब्राज़ील, करेक्ट, प्रेसिडेंशियल हेड होता है उसमें. यूनिटरी गवर्नमेंट लाइक यूके, इट्स ऑल्सो करेक्टली मैच. सो आंसर विल बी, answer for this question is option number C. All 3 statement is correctly matched. Okay, next question is, preamble secure all citizens of India, all citizen of India the liberty of. ओके, प्रियम्बल में जो सिटीजनशिप है, सिटीजन है इंडिया के, उसमें लिबर्टी कौन कौन सा दिया गया है, तो टोटल 5 लिबर्टीज दिए गए हैं, जिसमें कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, ये चारों है, एंड प्लस एक और इसमें ऐड हो जाएगा विच इज़ फेथ. ओके, फेथ. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. ऑल 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट. एंड अगर हम बात करते हैं, ऑल 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, जिसमें कि प्रियम्बल में ही इसमें लिबर्टी 5 टाइप्स का है,
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जस्टिस कितने टाइप का है। ओके, जस्टिस कितने टाइप का मेंशन किया गया है प्रीएम्बल में, एंड वो कौन कौन से 3 जस्टिस हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू नक्शा project, consider the following statements. It is implemented under the Ministry of Housing and Urban Affair. Is it true? No, it's not correct, because Naksha project is not under the Housing and Urban, it's under the Rural Development. Okay, Ministry of Rural Development. And next one is Naksha used drone and LiDAR along with the aerial and field survey to build a GSI integrated land based database. Yes, it's a correct one. So, answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, and if we're talking about the Naksha, अगर हम नक्शा की बात करते हैं, so नक्शा में क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सो नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे फॉर अर्बन हैबिटेशन। ओके, ये अर्बन हैबिटेशन के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिएगा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, या फिर यहाँ ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ओके, बट ये काम किसके लिए कर रहा है? सो अर्बन हाउसिंग के लिए। ओके, अर्बन हैबिटेशन के लिए। एंड ये 1 ईयर का पायलट प्रोग्राम है और लॉन्च किया गया है by the Department of Land Resources under the Digital India Land Record Modernization Program. ओके, और इसका एम क्या है? तो रिवोल्यूशनाइज करना अर्बन लैंड का जो रिकॉर्ड्स है अक्रॉस दी 157 अर्बन लोकल बॉडीज में। ओके, इन 27 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। ओके, 27 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी। तो ये ध्यान में रखिए कि नक्शा सारे स्टेट के लिए 28 जो हमारे स्टेट है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है अभी, बट तो ये सारे के लिए नहीं किया गया। तो ये स्टेटमेंट में कभी दे सकता है कि फॉर एग्जांपल नक्शा जो इनिशिएटिव है, मिशन है, वो सारे यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स में अप्लाई किया गया है। सुनो, ये सारे में नहीं किया गया, 27 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी में किया गया ओनली। ठीक, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the Prambi-Kulam Tiger Reserve. Okay, Prambi-Kulam Tiger Reserve के regarding कौन सा statement सही है? So first statement is it is located at the junction of Annamalai Hill and Nelimpathy Hill in Western Ghat. Is it true? Yes, it's a correct statement. और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वेस्टर्न घाट जो है वो कितने स्टेट में फैला हुआ है। ओके, ऑप्शन आपका है 5, 6, 7 एंड 4। ओके, सो आप बताइए कि कौन सा करेक्ट है, कितने स्टेट्स में फैला हुआ है। ओके, वेस्टर्न घाट। ऐसे बताते बताते आंसर ही बता दिया मैंने। ओके, चलिए आंसर तो आप लोगों को पता चल गया बाय मिस्टेक। सो आप बताइए कि कौन कौन से स्टेट है। ओके, स्टेट्स का नाम मेंशन कीजिए, ये मीन्स कमेंट सेक्शन में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इट इज होम टू रेयर एंडेमिक स्पेसीज लाइक टोमम पैथरी Prambi-Kulam frog. Is it true? Yes, it's also correct. So answer will be option number C, which is both statement is correct. Okay, next question is with reference to British and Indian parliamentary system, which of the following is correct? Okay, ब्रिटिश एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा गया। ओके, सो फर्स्ट वन इज द इंडियन पार्लियामेंट system is based on the doctrine of the sovereignty parliament. Is it true? No, it's not Indian, it's a British parliament. Okay, British parliament system is based on the doctrine of sovereignty of parliament. So first statement is incorrect. Next one is unlike in India, the ministers in Britain are not required to countersign the official act of the head of the state. Is it true? No, it's also incorrect, because it's unlike the British, the minister in India
इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। इसमें क्या किया है, सो नेम को एक्सचेंज कर दिया गया है। ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज हेड ऑफ द स्टेट इन बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन आर इलेक्टेड, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट ऑल्सो, बिकॉज अगर हम बात करते हैं हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं इट्स इलेक्टेड, बट अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं इट्स एंजॉय हेरिडेटरी पोजीशन। ओके, हेरिडेटरी पोजीशन को ये एंजॉय करते हैं। सो स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज unlike Britain, in India, a person who is not a member of parliament can also be appointed as a minister. Yes, it's also correct. ये ब्रिटेन में भी होता है एंड इंडियन गवर्नमेंट में भी होता है कि और कितने 6 मंथ के लिए इंडिया में मिनिस्टर बन सकता है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, सो और यहाँ पे क्या पूछा है, सो करेक्ट पूछा गया। सो फर्स्ट वन इज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन इंडिया इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज स्पोर्ट्स में ये हाईएस्ट ऑनर है और ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया। सो इट्स स्टार्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स टू रिकॉग्नाइज देम। ओके, फॉर रिकॉग्नाइज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ओके, सो एंड सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। शूटर जो है कि मनु भाकर इज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। यस, इट्स अ करेक्ट वन। इन 2025 में 4 कोई को मिला है मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड, और वो कौन के, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, देन हो जाएगा पैरालंपिक प्रवीण कुमार एंड वर्ल्ड चेस जो है एक है डी गुकीज, उनको भी मिला है। ओके, सो ये चारों को मिला है मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहले जो मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड था वो किस नाम से जाना जाता था। सो इट्स कम्स अंडर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इसको जाना था, बट इन 2021 इसका रीनेम किया गया और कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है उसमें एक तो मेडल मिलता है। ओके, एक मेडल मिलता है, देन एक सर्टिफिकेट मिलता है एंड प्राइस मिलता है 25 लाख रुपीज़ का। ओके, से ये चीज़ें मिलती हैं। एंड अगर हम बात करते हैं कि ये जो मेजर ध्यानचंद है इनके नाम पे ही क्यों रखा गया ये नेम चेंज करके, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पहले था। ओके, तो क्योंकि ये जो बहुत बड़े अपने टाइम के खिलाड़ी थे किसके, सो हॉकी के। ओके, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल लेके आए थे, किसमें, हॉकी में। और उसके बाद लगातार 2 और बार, विच मीन्स 1928, 32 एंड अनदर वन इज 36। ओके, 36 कब कब, सो 3 बार इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था हॉकी के क्षेत्र में ओलंपिक में। फर्स्ट टाइम 1928 में, देन 32 में, देन 36 में। ओके, और इसीलिए इनके नाम पे, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये नेम चेंज करके और ये रखा गया है क्या, मेजर ध्यानचंद रत्न। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये देता कौन है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट जी देते हैं। कब, नेशनल स्पोर्ट्स डे जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उस टाइम। और वो किस दिन मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, सो इट्स 29 ऑफ अगस्त। ओके, और ये भी जो बर्थ एनिवर्सरी है वही है 29 ऑफ अगस्त, इसीलिए उस दिन स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो आंसर इसका क्या था, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Constitution of India guaranteed all the citizen the right to form association or union and but freedom is subject to certain reasonable restriction imposed by the state. This restriction may relate to which of the following: the sovereignty and integrity of India, public order, morality. Yes, all of the above. So answer is option number C,
सॉरी ऑप्शन नंबर डी ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओके. एंड ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कितने आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में आता है. ओके. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. सो फर्स्ट फाइनल इंटरप्रेटर किसका है? सो जुडिशियरी, हमारे जुडिशियरी इज द फाइनल है. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट वन इज द टिल नाउ the directive principle of state policy have been amended. अभी तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कितने बार अमेंडमेंट हो चुका उसमें? ओके. सो इट्स 4 टाइम. और वो कौन कौन सा अमेंडमेंट था? सो फर्स्ट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था. एंड इसमें क्या क्या ऐड किया गया था? सो आर्टिकल 39, 39A एंड 43A एंड अनदर वन इज 48A. ओके. ये चारों इसमें ऐड किया गया था. फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. और 39 में क्या बात करता है? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. 39A टॉक अबाउट द टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. एंड आर्टिकल 43A टॉक अबाउट द टू टेक स्टेप to secure the participation of workers in the management of industries. And another one is 48 article talks about the to provide and improve the environment and to safeguard forest and wildlife sanctuary. Okay. So ये तो हो गया पहला जब फर्स्ट टाइम DPSP को अमेंड किया गया था. सो विच इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976. एंड अनदर वन इज 44th अमेंडमेंट जो सेकेंड वन था. ओके. उसमें क्या किया गया था? सो एक आर्टिकल ऐड किया गया था विच इज़ आर्टिकल 38. अनदर वन इज अनदर थर्ड अमेंडमेंट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच इज़ डन इन 2002 जिसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 21A को. ओके. नेक्स्ट अमेंडमेंट जो फोर्थ था वो था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. सो फोर्थ अमेंडमेंट जो था वो कौन सा था? सो 97th था. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian Constitution has adopted the concept of asymmetric federalism. This concept of asymmetric federalism arises because of ये किसके द्वारा किसके वजह से अराइज होता है? सो इमरजेंसी पावर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नो. द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर टू अपॉइंट द गवर्नर. नो. अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. नो. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली एम्बेडेड डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेट ऑफ डिफरेंट स्टेट. यस. एसिमेट्री का मतलब ही होता है डिफरेंट. ओके. फॉर एग्जाम्पल सेम नहीं होगा वो डिफरेंट होगा. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements and there is asking about the correct one. So first one is the Champakai Dorai Rajan judgment of the Supreme Court declared that the DPSP, which is directive principle, have to run as the subsidiary of the fundamental right. Is it true? Yes, it's a correct one. और Champakai Dorai Rajan judgment जो है 1951 में आया था. Okay. 1951. Okay. Next question is the Minerva Mill judgment made Article 14 and 19 subordinate to the chapter of DPSP. Is it true? No, it's not correct because अगर हम बात करते हैं Minerva Mill judgment, let's talk about the Article 14 and 19 subordinate to the directive principle specified in Article 39B and 39C, not in the entire directive principle. Okay. So statement second is incorrect. So answer will be option number A. Only one statement is correct. Only statement 1 is correct. Okay. Next question is which of the following directive principle is a Gandhian principle? Okay. इनमें से कौन सा directive principle है जो कि Gandhian principle है? So first one is to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor. Is it true? No, it's not Gandhian principle. It's a socialist
principle. Okay, it's the socialist principle, and talk about the article 39A of the Indian Constitution. Okay, so first one is incorrect. Next one is to raise the level of nutrition and the standard of living of people, and to improve public health. It's also a socialist principle, not Gandhian, and it comes under the article 47 of the Indian Constitution, which is a part of the directive principle, which is a part of 4 part. Okay, which comes under the part 4. So statement second is also incorrect. Next one is to organize village panchayat and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self government. Is it true? Yes, it's a correct one. It comes under the article 40. Okay, पंचायती किस में आता है? आर्टिकल 40 में. एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस अमेंडमेंट से लाया गया था एंड कब किया गया था, एंड म्यूनसिपल पार्टीज जो है उसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट constitutional democracy, which of the following act would violate the principle of constitutionalism को कौन सा violate कर रहा है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ. इज इट ट्रू? नो, ये वायलेट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो सही है ना. फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, किसी जजमेंट में गलत जजमेंट दे दिया तो फिर उसको रिव्यू करके और फिर से सही सुधारा जा सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल अभी अरावली वाला जो रेंज था उसमें 100 मीटर तक का जितना भी रेंज था, 100 मीटर से जितना भी नीचे था उसको बोल दिया गया था कि वो पहाड़ या फिर माउंटेन कंसीडर नहीं किया जाए, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बट उसको अभी क्या किया, विड्रॉ कर लिया गया. ओके, सो इसी तरह रिव्यू इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और ये वायलेट नहीं करता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज डिग्रेडेशन ऑफ पावर टू लोकल गवर्नमेंट. इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. ये भी वायलेट नहीं करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को. नेक्स्ट वन इज यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस है as only way to introduce law by passing legislature. Yes, this is the violation of the principle of constitutionalism, क्योंकि उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, सारे को फॉलो करना होता है. डायरेक्ट उसको इंट्रोड्यूस करके बाईपास करके उसको अमेंडमेंट या फिर एक्ट बना दिया जाएगा तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना. ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सॉरी, दिस वन इज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बट हम स्टेटमेंट डी देखते हैं, विच इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली प्रोसीडर. नो, ये भी वायलेट नहीं करता. ओके, और ये अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है? सो 368 जो कि पार्ट 20 का पार्ट है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies के regarding which statement is correct? Okay, so first one is the right to move the Supreme Court to protect the fundamental rights shall not be suspended in any cases. Is it true? No, it's not correct, because fundamental right president के द्वारा suspend किया जा सकता है in some cases, some emergency cases. Okay, so first statement is incorrect. Next one is the Supreme Court is the defender and guarantor of the fundamental right. Yes, it's a correct one, because in the article 32, which is heart and soul of the Indian Constitution, जिसके द्वारा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता हो या फिर वायलेशन होता है. ओके, एंड अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वो 226 आर्टिकल में है. ओके, मेंशन्ड है. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसमें से कौन सा कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ ऑप्शन जापान. जापान हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. ओके, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड मोनार्क भी है. मोनार्क तो बस नाम का हेड है एंड सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही होता है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो किया जाता है जापान में, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बाकी मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडोनेशिया ये सब में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट 1853. चार्टर एक्ट 1853 के रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वो पूछा गया. सो फर्स्ट इज इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल the governor general of India. Is it true? No, it's not correct. It's done by the Charter Act 1833, not 53. Okay, so first statement is incorrect. और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, उसका नेम क्या था. ओके, फर्स्ट में. नेक्स्ट वन इज इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम of election and recruitment of civil servant. Yes, it's a correct statement. Next one is it separates the legislative and executive function of the Governor General's Council for the first time. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Statement 2 and 3 is correct only. Next question is consider the following statements. So first statement is और यहाँ पे क्या पूछा है. सो करेक्ट वन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लीगली नॉन इन्फोर्सेबल. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट वन बिकॉज इंडिया डिड नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंस रिसोर्सेज करेक्ट एट दैट टाइम. And next one is because the presence of vast diversity and backwardness in the country. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A, which is both statement second and third are correct, and both of them explain statement 1. Okay, so next question is the expression Union of India under the article 1 of the Indian Constitution include which of the following. इसमें से कौन सा इंक्लूड करता है. ओके, यूनियन ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट वन स्टेट यूटीज and union that India may acquire in the future. Is it true? So yes, so answer will be option number D. All three are correct. Okay. Next question is consider the following statements regarding the Supreme Court. Okay, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट यहाँ पूछा गया. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज Parliament can appoint any other place or places other than Delhi as the seat of Supreme Court with the approval of the Chief Justice of India. Is it true? No, it's not correct because it's Chief Justice of India can appoint any of other places or places of the Delhi as a seat of the Supreme Court with the approval of not Chief Justice, approval of the parliament. Okay, so sorry, not approval of the parliament, it's approval of the president. Okay, so first statement is incorrect. Next one is parliament has the power to make rules for regulating generally the practice and procedure of the Supreme Court. Is it true? No, it's not correct because it's not done by the parliament, it's done by the Supreme Court. Okay, with the approval of the president. Okay, so answer for this question is option number C. Both statement is correct because there is asking about the correct, not correct statement. Okay. Next question is which political system provides for a single ruler who holds absolute power but exercise in a way that benefits the people and promotes their well-being. Is it true? So it comes under the benevolent despotism. Okay, so answer is option number C is correct. Next question is consider the following statements and there is asking about the correct one. So first statement is the Union Federation is indestructible union of destructible state. So इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन एंड डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इट मीन्स कि जो हमारा इंडिया है उसके अंदर जो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर वो चाहे तो कल को अगर बोले कि हम इंडिया को
छोड़ के दूसरे कंट्री के साथ जाना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है, वो नहीं हो सकता। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, ओके। बट डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ओके। तो डिस्ट्रक्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स जो स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल पहले जम्मू एंड कश्मीर था, ओके। जम्मू एंड कश्मीर था, उसको तोड़ के अभी दो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में चेंज कर दिया गया है। तो ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल पहले तेलंगाना था, सॉरी आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया 2014 में लेटेस्ट। एंड उससे पहले झारखंड अलग किया गया था बिहार से, फिर उसी तरह मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, इस तरह अलग अलग वो डिस्ट्रक्टेबल हैं स्टेट्स बट नॉट यूनियन, ओके। सो ये हो गया इसका मतलब, ओके। एंड वेयर एज द यूएस इज अ इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, इज इट ट्रू? Yes, statement first is correct. Next one is the Union of India empowers the Parliament to alter the territory of states without their consent, whereas the US altering the territory of existing states require the consent of the state concerned. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A. Both statement is correct, okay. Statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1, okay. Next question is consider the following statements regarding the right to exploitation, right against exploitation under article 23 of the Indian Constitution, और यहाँ पे correct one पूछा गया, okay. So first one is it prohibits forced labor arising out of the compulsion of economic circumstances. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is Parliament is yet to make law implement provision under Article 23 of the Indian Constitution. Is it true? No, it's not correct because it's not done by the Article 23 and it's the Immoral Traffic Prevention Act 1956, ओके, उसके द्वारा ये किया जा सकता है, ओके। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के द्वारा, ओके। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस विदाउट पे. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट वन. So answer for this question is option number B. Only two statement is correct, okay. Next question is consider the following pairs. First one is and यहाँ पे correctly match पूछा गया, okay. So correctly match one and awards and organization, okay. Organizing body. So first one is World Food Prize is organized by the World Food Prize Foundation, correct. Food Planet Prize, Kurt Berg Foundation, correctly match. World Agriculture Prize, International Fund of Agriculture Development, IFAD. No, it's not correct because World Agriculture Prize is done by the Global Conference of Higher Education, Global Conference of Higher Education Association for Agricultural and Life Science, okay. So it's done by the GCHERA, which is Global Confederation of Higher Education Association for Agriculture and Life Science, okay. So ये इनकरेक्टली मैच है, बाकी दोनों करेक्टली मैच है. एंड IFAD के बारे में अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इट्स टॉक अबाउट द UN agency focused on rural development and funding small holder of farmers, okay. So answer for this question is option number B because there is asking about the correctly one, so only two statement is correct, okay. Next question is the global climate index, global climate risk index established which of the following organization? It's established by the German watch, okay. Option number D is correct. Next one is consider the following statements and यहाँ पे क्या पूछा? How many of the above power of parliament do not come under the article 3 of the Indian Constitution, okay.
सो आर्टिकल 3 के अंदर कौन सा नहीं आता है? सो फर्स्ट वन इज सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज बाय अमेंड, ये अमेंडमेंट के द्वारा किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, ओके, नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 3, ओके, आर्टिकल के 3 के अंदर वो नहीं आता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, करेक्ट, ये आता है उसके अंदर आर्टिकल 3 में. अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, करेक्ट, ये भी आर्टिकल 3 में है. अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री एंड नेम भी अल्टर कर सकता है, ओके. इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इट्स ऑल्सो, एंड इंक्रीज भी कर सकता है एंड डिमिनिश भी कर सकता है, ओके. सो ये भी आर्टिकल 3 में ही कंसिडर किया जाता है. बट सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज नॉट कम अंडर द आर्टिकल 3 विच इज स्टेटमेंट 1, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the Colombo Security Conclave, consider the following statements. So first one is the Colombo Security Conclave is a maritime security initiative and its immediate western neighboring of the गल्फ रीजन, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है वो फोकस करता है रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो कि इंडियन ओशन रीजन में, ओके, ना कि गल्फ रीजन में. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. और इसमें कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं? सो इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव एंड मॉरिशस, ओके. बट इस ईयर इन 2025 में बांग्लादेश एंड सेशल्स जो कि एक ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट किए थे, ओके. सो ये हो गया रिलेटेड टू दी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ओके. इन दिस, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉन्क्लेव सिक्योरिटी Colombo Conclave Security focuses on the cooperation of maritime security, counter-terrorism and cyber security among its member nation. Yes, it's a correct one. इसमें basically 5 pillars हैं which talks about the Colombo Security Conclave. First one is maritime safety and security. Second one is countering terrorism and radicalization. Third one is combating trafficking and transnational crime, and fourth one is cyber security and protection of critical infrastructure, and fifth one is humanitarian assistance and disaster relief, okay. So answer for this question is option number B, only statement 2 is correct, okay. Next question is with reference to Paris AI Action Summit 2025, consider the following statement, which one is correct, okay. So first one is this summit aimed to promote inclusive and human-centric AI developed specifically in global south, is it true? Yes, it's a correct one. Next one is it mandate all participating countries to adopt and unified AI regulatory framework, is it true? No, it's not correct because it's not mandatory, it's obligatory, or voluntarily, it's voluntarily and non-binding, okay, non-binding. So answer for this question is option number A, only statement 1 is correct, okay. Next question is consider the following statements regarding the direct democracy, okay. Direct democracy regarding which statement is correct, there is asking. So first one is it is a system of government where elected representative to make decision on behalf of citizen, is it true? No, it's not correct because अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि power will be where citizens have the power to participate directly in decision making procedure rather than delegating their authority to elect representation. वो अपनी अथॉरिटी को इलेक्ट करके नहीं भेजते हैं और उनसे इलेक्शन नहीं करवाते हैं, वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट चुनते हैं अपने
representative. Okay, so first statement is incorrect. Next one is in direct democracy, policies and laws are enacted based on the preferences of the majority of participating citizen. Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number B. Only statement 2 is correct. Next question is which of the following is our fundamental right under article 21? Okay, इनमें से कौन सा है? सो फर्स्ट वन इज डिजिटल एक्सेस, करेक्ट. मैटरनिटी लीव, करेक्ट. डिनाइल ऑफ अंडरगो वैक्सीनेशन, करेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. ऑल थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप प्रोविजन. एंड यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. ओके, सो फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेन्ड detailed procedure for acquiring Indian citizenship. Is it true? No, it's not correct because ये citizenship जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल इसका नहीं दिया गया है. ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मैंशनड है और उसके रिगार्डिंग होता है. और सिटीजनशिप जो लेने का प्रोविज़न है वो कितना है? सो टोटल 5 वे है टू अक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, विच इज़ बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. ओके, कोई टेरिटरी भी इंडिया अक्वायर करता है तो उसके भी सिटीजन ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो जाएंगे. ओके, सो ये 5 क्राइटेरिया है. सो एंड अगर उसी को रिमूव करने की बात करते हैं फॉर लूजिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, विच इज़ उसका 3 तरीका है, विच इज़ renunciation, termination and deprivation. Okay, so first statement is incorrect. Next one is part 2nd of the Indian Constitution deal with the citizenship aspect of India. Yes, statement 2nd is correct. So answer for this question is option number B. Only statement 2 is correct. Okay, next question is consider the following statements related to the how many of the above are the way of the Citizenship Act 1955 थ्रू दी सिटीजनशिप लूज देयर सिटीजनशिप. अभी मैंने जस्ट आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे कैसे 3 इसके ये है लूजिंग सिटीजनशिप. ओके, सो वो कौन कौन सा था बताया था जो मैंने आपको? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन. वही क्वेश्चन भी आ गया. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज संजना इज अ private citizen. Okay, Sanjana is a private citizen. She has no qualification that are acquired for the post of RTO office, although assumes such as office. Which of the following writ is the court likely to be issued against Sanjana to call into question her authority on which she has taken to control of the RTO officer. Okay, so answer for this question is option number D, which is co warranto. Okay, so आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइस. एंड लेट मी आस्क यू वन थिंग. आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर भी नहीं देते हैं. ऐसा क्यों? क्या वीडियो पसंद नहीं आ रहा है? अगर पसंद नहीं आ रहा है तो भी बताइए कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे करके समथिंग लाइक सजेस्ट मी व्हाट यू वांट. एंड थैंक यू सो मच.